उनके आदेशों की गूंज ने हजारों लोगों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन 1946 में जलकर खाक हो चुकी यूरोप की राख में नाजी जल्लादों का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। न तो वे अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में पेश किए जाते, न ही उन्हें आजीवन कारावास होता। उन्हें अपराधियों की तरह, जनसंहार के हत्यारों की तरह सार्वजनिक चौकों में फांसी दी जाती, उन्हीं लोगों के सामने जिन्हें वे नष्ट करना चाहते थे। जनरल, एसएस अधिकारी, नाजी आतंक के योजनाकार, उनकी घमंड छीन ली गई। उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया और ऐसे न्यायालयों में लाया गया जो दया दिखाने को तैयार नहीं थे। उन्हें पता था कि कोई अपील नहीं होगी, बर्लिन के किसी दफ्तर या दक्षिण अमेरिका की कोई शरण उन्हें नहीं बचा पाएगी। एक एक कर वे वही क्रूरता झेलेंगे जो उन्होंने अपने पीड़ितों पर थोप दी थी। लेकिन क्या यह न्याय था या सिर्फ एक क्रूर बदला? उनमें से कितनों ने अपनी जान देकर कीमत चुकाई और कितने अंधेरे में भागने में सफल रहे? तृतीय राइख के सबसे भयावह पुरुषों का अंतिम भाग्य क्या था? मिन्स्क का मुकदमा, बेलारूस के जल्लादों का शिकार। 1944 की गर्मियों में जब लाल सेना पश्चिम की ओर बेरोकटोक बढ़ रही थी, तब सोवियत क्षेत्र में जर्मन कब्जे के अंतिम किले ढहने लगे। बेलारूस, जो 3 वर्षों तक नाजी विनाश नीति की प्रयोगशाला बना रहा, अब मिटने न देने वाले घावों के साथ अंधेरे से बाहर आ रहा था। बेलारूसी क्षेत्र ने पूरे पूर्वी यूरोप में सबसे क्रूर कब्जों में से एक को सहा था। हर 4 निवासियों में से एक ने जर्मन शासन के अधीन प्राण गंवाए थे। बेलारूस की भूमि, जो अस्थायी सामूहिक कब्रों और राख में तब्दील हो चुकी बस्तियों से ढकी थी, चुपचाप एक व्यवस्थित विनाश अभियान की गवाही दे रही थी। संपूर्ण गांवों को मानचित्र से मिटा दिया गया था। उनके निवासी या तो मार दिए गए थे या जबरन श्रम के लिए निर्वासित कर दिए गए थे। बेलारूस के जंगल, जो परंपरागत रूप से लोगों का आश्रय और आजीविका का साधन थे, अब सामूहिक हत्याओं के दृश्य और जर्मन युद्ध मशीन के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिरोधों में से एक पार्टिसन आंदोलन के अड्डे बन चुके थे। 1944 की गर्मियों में ऑपरेशन बाग्रेशन के दौरान जब सोवियत सेना बेलारूसी क्षेत्र में दाखिल हुई, तो तबाही के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक योजनाबद्ध शिकार की शुरुआत हुई। सोवियत आक्रमण ने तेजी से बढ़ते हुए कई जर्मन अधिकारियों को जाल में फंसा लिया, जो समय पर भाग नहीं सके थे। पकड़े गए लोगों में वे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने जलती धरती नीति और विशेष रूप से नागरिक आबादी के खिलाफ क्रूर दमन कार्रवाइयों को अंजाम दिया था। सोवियत उच्च कमान ने यह समझते हुए कि उन्हीं अपराध स्थलों पर मुकदमा कितना प्रतीकात्मक होगा, एक सोच समझा निर्णय लिया। पकड़े गए सभी अधिकारियों को मास्को या साइबेरिया के गुलाग में नहीं भेजा गया। कुछ को वहीं तबाह हुई सोवियत गणराज्य बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मुकदमे का सामना करना पड़ा। यह निर्णय सिर्फ न्यायिक तर्क पर आधारित नहीं था, बल्कि गहरी राजनीतिक आवश्यकता को भी दर्शाता था। स्थानीय आबादी को यह दिखाना कि सोवियत न्याय वापस लौट आया है और जल्लादों को उन्हीं स्थानों पर सजा दी जाएगी जहां उन्होंने अपने अपराध किए थे। सोवियत न्याय प्रणाली ने बिजली की गति से सबूत जुटाना शुरू किया। चिकित्सा आयोगों की निगरानी में सामूहिक कब्रें खोदी गईं। नष्ट हुए गांवों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया। वर्षों के अवर्णनीय आतंक से स्तब्ध बचे हुए लोगों ने देखे गए अत्याचारों के विस्तृत बयान देना शुरू किया। लिखित आदेश, फांसी रजिस्टर और जर्मन इकाइयों से पकड़े गए अभियानों की रिपोर्टों का अनुवाद किया गया और उन्हें सबूत के तौर पर सूचीबद्ध किया गया। दिसंबर 1945 में, जब यूरोप अभी भी युद्ध की तबाही को आत्मसात कर रहा था और प्रमुख नाजी नेता नूरेमबर्ग में मुकदमे का सामना कर रहे थे, मिन्स्क भी उस समय का इंतजार कर रहा था जब वह अपने जल्लादों से हिसाब चुकता करेगा, जिन्होंने बेलारूस को एक विशाल नरसंहार शिविर में बदल दिया था। यह न्यायिक प्रक्रिया एक सामान्य मुकदमे से कहीं अधिक थी। यह सोवियत संघ की ओर से एक ऐसी जनता के लिए न्यायिक उत्तर देने का पहला प्रयास था जिसने जर्मन कब्जे के तहत सब कुछ खो दिया था। सोवियत अधिकारियों ने इस मुकदमे को प्रतीकात्मक क्षतिपूर्ति के रूप में बदल दिया। तैयारियां अत्यंत सावधानी से की गईं। मुकदमा मिन्स्क की ऑफिसर्स हाउस में होना था, शहर की हुई कुछ महत्वपूर्ण इमारतों में से एक, जहां 80% से अधिक ढांचे नष्ट हो चुके थे। यह स्थान न केवल इतने बड़े मुकदमे के लिए पर्याप्त था, बल्कि यह उस सोवियत पुनर्निर्माण का प्रतीक भी बन गया था जो पहले ही शुरू हो चुका था। जैसे ही बंदियों को मिन्स्क के विशेष केंद्रों में स्थानांतरित किया गया, स्थानीय आबादी ने अविश्वास और संयमित उत्सुकता के मिश्रण के साथ यह दृश्य देखा। कई बेलारूसी नागरिकों के लिए
उन जर्मन अधिकारियों को देखना जिन्हें अब सत्ता से वंचित कर दिया गया था और जो मुकदमे का इंतजार कर रहे थे, कब्जे के वर्षों के दौरान देखे गए आदेश के पूर्ण परिवर्तन जैसा था। इन लोगों द्वारा फैलाया गया आतंक धीरे धीरे यह निश्चितता बन गया था कि अब प्राकृतिक न्याय व्यवस्था फिर से बहाल हो गई है। अब जल्लाद खुद न्याय के कटघरे में खड़े होंगे। सोवियत प्रेस ने इस आदर्श मुकदमे के लिए माहौल तैयार करना शुरू कर दिया। प्रावदा और इग्वेस्तियां जैसे समाचार पत्रों ने विशेष संवाददाताओं को भेजा और मास्को रेडियो ने मिन्स्क से दैनिक प्रसारण की योजना बनाई। संदेश स्पष्ट था, मिन्स्क का मुकदमा सोवियत धरती पर किए गए अपराधों के लिए न्याय वितरण का एक मील का पत्थर होगा और भविष्य के संभावित आक्रमणकारियों के लिए एक चेतावनी। 15 दिसंबर 1945 की शाम एक आंशिक रूप से पुनर्निर्मित मिन्स्क पहली बर्फ की चादर में ढकी थी और मुकदमे की शुरुआत के लिए सब कुछ तैयार था। अभियुक्तों को एनकेवीडी गार्डों की निगरानी में ऑफिसर्स हाउस के तहखानों में विशेष रूप से तैयार किए गए कक्षों में रखा गया। अगले दिन सुबह वे केवल एक सैन्य अदालत का नहीं बल्कि एक पूरी जनता का सामना करने जा रहे थे। एक ऐसा समाज जिसने अपनी मिट्टी से पूरी तरह मिटा दिए जाने के प्रयास से खुद को बचाया था। अभियुक्त जनरल एसेस और वेहरमाख्ट के अधिकारी। 16 दिसंबर 1945 की सुबह मिन्स्क के ऑफिसर्स हाउस के मुख्य सभागार में 14 पुरुषों को उनकी अस्थायी कोठरियों से ले जाया गया। यह दृश्य एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करता था। वे लोग जिन्होंने कभी जर्मन वर्दी के साथ पूर्ण सत्ता के साथ इन सड़कों पर मार्च किया था, अब अपनी निगाहें झुकाए सोवियत गार्डों से घिरे अभियुक्तों की बेंच की ओर बढ़ रहे थे। प्रमुख अभियुक्तों में जनरल योहान रिहर्ट थे, जो 267वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर थे। उनके नेतृत्व में 1943 की वसंत ऋतु में ऑपरेशन कॉटबस के तहत 6000 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी और 15,000 अन्य को जबरन श्रम के लिए भेजा गया था। कब्जे में आए दस्तावेजों में रिहर्ट ने इन आंकड़ों को जर्मन प्रणाली की विशिष्ट नौकरशाही ठंडक के साथ रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस अभियान की सफलता को शत्रुतापूर्ण तत्वों के उन्मूलन के रूप में वर्णित किया था। उनके पास बैठे थे वेहरमाख्ट के जनरल गोटफ्रीड फॉन एर्डमैन्स्डॉर्फ, जिन्होंने संचार मार्गों के आसपास मृत क्षेत्र बनाने की निगरानी की थी। उनके निर्देशों के तहत रणनीतिक सड़कों के 10 किलोमीटर के दायरे में दर्जनों गांवों को व्यवस्थित ढंग से खाली कराया गया और नष्ट किया गया, जिनके निवासी अक्सर मार दिए गए ताकि वे पार्टिसनों को शरण या आपूर्ति न दे सकें। न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर वाले आदेश शामिल थे, जिनमें कहा गया था कि निर्धारित क्षेत्रों से नागरिक उपस्थिति को स्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। उनके साथ थे एसएस ओबरस्टर्म बानफ्यूरर फ्रेडरिच येकेलन, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बेलारूस की यहूदी आबादी के खिलाफ कई विशेष कार्रवाइयों की निगरानी की थी। उनके समन्वय में आइंसेट्स ग्रुपेन ने केवल मिन्स्क क्षेत्र में ही 30,000 से अधिक यहूदियों को मार डाला था। गवाहियों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से फांसियों का निर्देशन करते हुए और तथाकथित येकेलन विधि, जिसमें पीड़ितों को सामूहिक कब्रों के किनारे पंक्तिबद्ध किया जाता था ताकि निष्पादन की दक्षता और कब्रों के स्थान का अधिकतम उपयोग हो सके, को विकसित करते हुए बताया गया। अभियुक्तों की बेंच में अन्य निम्न श्रेणी के अधिकारी भी थे जो विशिष्ट अपराधों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी थे। कप्तान हांस हाल्टरमैन, ट्रोस्टेनेट्स एकाग्रता शिविर के कमांडर, जहां 2 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। मेजर कर्ट पीटरसन, स्थानीय सहायक बटालियनों के संपर्क अधिकारी, जिन्होंने जर्मन निगरानी में कुछ सबसे भयानक हत्याओं में भाग लिया था। लेफ्टिनेंट कार्ल लैंगुथ, एक प्रशासनिक अधिकारी, जिसने 1941 से 1942 की सर्दियों में खाद्यान्न की जब्ती का आयोजन किया था, जिससे पूरे समुदायों को जानबूझकर भूखमरी के लिए छोड़ दिया गया था। यह बेकार मुंहों की संख्या घटाने की नीति का हिस्सा था। अभियुक्तों के चेहरे उस न्यायिक प्रक्रिया के प्रति उनकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं दर्शा रहे थे जिसका वे सामना कर रहे थे। कुछ, जैसे रिहर्ट, अब भी अपनी पीठ सीधी रखे और निर्विकार भाव से बैठे थे, मानो वे अब भी एक सैन्य अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हों। अन्य, जैसे येकेलन, महीनों की पूछताछ के बाद मानसिक थकावट के लक्षण दिखा रहे थे। कुछ, विशेष रूप से निम्न रैंक के अधिकारी, वास्तव में भयभीत दिखाई दे रहे थे, शायद इस बात से अवगत कि जिन कृत्यों को उन्होंने उच्च आदेशों के तहत अंजाम दिया था अब व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में परखे जाएंगे।
उनकी पूर्व सत्ता की स्थिति से यह अंतरपूर्ण था। सोवियत अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए साधारण नागरिक वस्त्रों में, बिना वर्दी, पदक और प्रतीकों के, वे लोग जो कभी लाखों लोगों के जीवन मरण के निर्णय लेने की शक्ति रखते थे, अब दूसरों के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अधिकार के प्रतीकों की अनुपस्थिति और अभियुक्तों की अपमानजनक स्थिति पहले ही उस जनता के लिए एक प्रतीकात्मक न्याय का प्रारंभिक रूप थी जिसने उनके शासन के तहत पीड़ा सही थी। उनके खिलाफ प्रस्तुत आरोपों में कब्जे के आतंक की पूरी सूची थी। नागरिकों के खिलाफ व्यवस्थित विनाश नीतियों को लागू करना, एकाग्रता शिविर बनाना, बंधकों की सामूहिक फांसी का आदेश देना, नागरिकों को जबरन श्रम के लिए निर्वासित करना, पूरे गांवों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना, जानबूझकर भुखमरी की नीतियां लागू करना, बीमार और घायलों के उन्मूलन के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग करना और युद्ध के निषिद्ध तरीकों जैसे नागरिकों को मानव ढाल के रूप में प्रयोग करना को अपनाना। उनके खिलाफ जमा सबूत भारी मात्रा में थे। सोवियत अभियोजन पक्ष ने 10,000 से अधिक पृष्ठों की दस्तावेजीकरण सावधानीपूर्वक तैयार की थी। अभियुक्तों द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित आदेश आरोप का मूल आधार थे। बरामद दस्तावेजों में शत्रुतापूर्ण तत्वों की निष्पादन, श्रम बल के निर्वासन और संपत्ति और आपूर्ति की जब्ती को नौकरशाही सटीकता से दर्ज किया गया था। जर्मन अधिकारियों द्वारा लिखे गए संचालन रिपोर्ट, जो कभी दक्षता का प्रदर्शन थीं, अब अभियोगी सबूत बन गई थीं। लिखित दस्तावेजों के साथ साथ बचे हुए लोगों की गवाहियां इस प्रक्रिया में मानवीय आयाम जोड़ती थीं। दर्जनों गवाह अपनी कहानियां बताने के लिए तैयार थे। खाटिन गांव की एक महिला, जो 628 बेलारूसी गांवों का प्रतीक है, जिन्हें उनके निवासियों सहित पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था, विवरण देने के लिए तैयार थी कि कैसे सैनिकों ने निवासियों को एक खलिहान में बंद कर उसमें आग लगा दी और आग से बचने की कोशिश करने वालों पर गोली चलाई गई। ट्रोस्टेनिट्स के एक पूर्व कैदी चयन प्रणाली को स्पष्ट करेगा, जो तय करती थी कि कौन तुरंत मरेगा और कौन श्रम के माध्यम से मरने तक जीवित रहेगा। एक बेलारूसी चिकित्सक गवाही देगा कि जर्मन बलों द्वारा कब्जे वाले अस्पतालों में मरीजों को कैसे विशेष उपचार दिया जाता था। इतने साक्ष्यों का सामना करते हुए अभियुक्तों ने पूर्वानुमेय रक्षात्मक रणनीतियां अपनाई। अधिकांश ने आदेशों का पालन करने का तर्क दिया, खुद को एक सैन्य मशीनरी का सिर्फ एक पुर्जा बताने की कोशिश की जिस पर उनका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं था। कुछ ने सबसे गंभीर कार्यों से खुद को अलग करने की कोशिश की। उन्हें विशेष इकाइयों जैसे आइंसेट्स ग्रुपेन या स्थानीय रूप से भर्ती सहायक बटालियनों के सिर मढ़ा। कुछ ने इन क्रूर उपायों को पार्टिसनों के खिलाफ युद्ध की प्रकृति से उत्पन्न सैन्य आवश्यकता बताने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उनके कार्यों की दस्तावेजी वास्तविकता और उनके परिणाम क्या थे। एक ऐसा क्षेत्र जहां हर 4 में से एक व्यक्ति मारा गया था। जैसे ही मुकदमा औपचारिक रूप से शुरू होने की तैयारी कर रहा था, अभियुक्त केवल सोवियत सैन्य न्यायालय का ही नहीं, बल्कि इतिहास की अदालत और उस जनता की सीधी नजर का सामना करने जा रहे थे जो उनके समूल विनाश के प्रयास से बच निकली थी। मुकदमा और सजाएं। जब जल्लादों ने अपने भाग्य का सामना किया, 16 दिसंबर 1945 की सुबह 10 बजे, जब बाहरी तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, बेलारूसी क्षेत्र में पकड़े गए जर्मन अधिकारियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई। मिन्स्क की ऑफिसर्स हाउस की मुख्य सभागार को इस अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया था, जिसमें न्याय की सार्वजनिक और उदाहरणीय प्रकृति को रेखांकित करने वाली व्यवस्था थी। न्यायालय एक ऊंचे मंच पर, अभियुक्त दाईं ओर एक साइड बेंच पर, अभियोजक और दुभाषीय बाईं ओर और शेष स्थान पत्रकारों, आधिकारिक पर्यवेक्षकों तथा पीड़ितों और उनके परिजनों में से चुने गए दर्शकों के लिए निर्धारित था। मिन्स्क सैन्य जिला न्यायालय की अध्यक्षता जनरल मेजर AF कोस्तेन्को कर रहे थे, जिन्हें 2 कर्नल न्यायाधीशों ने सहारा दिया। अभियोजन पक्ष का नेतृत्व जिला सैन्य अभियोजक LI ड्रापकिन कर रहे थे, जिन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया रणनीति तैयार की थी जो लिखित दस्तावेजों की प्रस्तुति को जीवित बचे लोगों की प्रत्यक्ष गवाहियों के साथ संयोजित करती थी, जिससे भावनात्मक प्रभाव अधिकतम हो लेकिन विधिक कठोरता से समझौता न हो। औपचारिक आरोपों की पढ़ाई, जो लगभग 2 घंटे चली, के बाद अभियुक्तों की पूछताछ शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की रणनीति थी कि सबसे पहले निचले स्तर के अधिकारियों से शुरुआत की जाए ताकि ठोस तथ्यों और विशिष्ट जिम्मेदारियों की स्थापना की जा सके, और फिर वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर बढ़ते हुए
अपराधों की संगठित प्रकृति को उजागर किया जाए। सबसे पहले पूछताछ की गई लेफ्टिनेंट कार्ल लैंगुथ की, जो कई ग्रामीण जिलों में आर्थिक प्रशासन के प्रभारी थे। उन्होंने 1941 से 1942 की सर्दियों में भोजन की जब्ती की निगरानी की थी, जिससे जानबूझकर भूखमरी उत्पन्न हुई। अभियोजक के सवालों के सामने लैंगुथ ने खुद को एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पेश करने की कोशिश की, जो केवल निर्देशों का पालन कर रहा था। लेकिन अभियोजन ने एक ऐसे झापन को प्रस्तुत कर इस रक्षा को ध्वस्त कर दिया जिस पर लैंगुथ ने हस्ताक्षर किए थे और जिसमें कहा गया था कि स्थानीय आबादी को एक गैर जरूरी रसदीय बोझ माना जाना चाहिए और गैर स्लाव आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को राशनिंग की गणना में नहीं लिया जाना चाहिए। जब अभियोजक ने उसके प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में भूख से हुई मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए, एक अकेले जिले में 8,500 से अधिक नागरिक मारे गए थे, लैंगुथ विजिबली पीला पड़ गया। यह युद्ध की स्थिति थी, उसने धीमे स्वर में कहा। सैनिकों को प्राथमिकता से आपूर्ति मिलनी चाहिए थी। इस उत्तर पर जनता में आक्रोशपूर्ण फुसफुसाहट फैल गई, जिसे न्यायालय के अध्यक्ष को बार बार शांत करना पड़ा। फिर कप्तान हांस हाल्टरमैन की पूछताछ हुई, जो ट्रोस्टेनेट्स एकाग्रता शिविर के कमांडर थे, बेलारूसी क्षेत्र में सबसे बड़ा विनाश केंद्र। हाल्टरमैन ने शुरुआत में खुद को दैनिक कार्यों से अलग दिखाने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उसकी भूमिका मुख्यतः प्रशासनिक थी। यह रक्षा उस समय चरमरा गई जब अभियोजन पक्ष ने उसके द्वारा हस्ताक्षरित आदेश प्रस्तुत किए, जिनमें निष्पादन की दैनिक संख्या और दक्षता बढ़ाने की विधियां विस्तृत रूप से दर्ज थीं। उसके बचाव के लिए विशेष रूप से घातक एक रिपोर्ट थी, जिसमें वह गोला बारूद की अतिरिक्त आपूर्ति मांगता है, ये कहते हुए कि गैस द्वारा उन्मूलन कम संसाधन खर्च करता है, लेकिन इसके लिए इस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं सुविधाएं चाहिए। जब अभियोजक ने उससे सीधे पूछा कि क्या उसे पता था कि जो लोग शिविर में प्रवेश करते हैं उनका क्या हश्र होता है, तो हाल्टरमैन ने अंततः अपनी रक्षा छोड़ दी। हम सभी जानते थे कि वहां से कोई वापस नहीं आएगा, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में स्वीकार किया। आदेश स्पष्ट थे, यह शिविर हिरासत के लिए नहीं बल्कि उन्मूलन के लिए था। जब फ्रेडरिच येकेलन की पूछताछ की बारी आई, जो एसएस में अपने रैंक और बेलारूसी यहूदी आबादी के विनाश में अपनी प्रत्यक्ष भूमिका के कारण प्रमुख अभियुक्तों में से एक थे, तो प्रक्रिया की रणनीति बदल गई। अन्य अभियुक्तों के विपरीत येकेलन ने अपनी भागीदारी से इनकार नहीं किया। एक नौकरशाही की तरह ठंडेपन से उसने उस निष्पादन पद्धति के विकास को बताया जिसे उसके नाम पर येकेलन विधि कहा जाता था। कैसे पीड़ितों को ताजा मारे गए शवों के ऊपर मुंह के बल लेटने को कहा जाता था ताकि सामूहिक कब्रों में स्थान का अधिकतम उपयोग किया जा सके। प्रभावी विधियां विकसित करना आवश्यक था, उसने भावहीनता से कहा। हमें पूरी यहूदी आबादी को समाप्त करने का आदेश मिला था और संसाधन सीमित थे। जब अभियोजक ने उसे फांसी की तस्वीरें दिखाईं और पूछा कि क्या उसे कोई पछतावा है, तो येकेलन ने एक वाक्य में जवाब दिया जो मुकदमे की स्मृति में अंकित हो गया। मैंने इस प्रणाली का निर्माण नहीं किया, मैंने बस इसे कुशलता से चलाया। जैसे जैसे प्रक्रिया उच्च रैंकिंग अधिकारियों की ओर बढ़ी, सामूहिक रक्षा ऊपर से आदेशों का पालन के तर्क के चारों ओर केंद्रित होने लगी। जनरल फॉन एर्डमांसडॉर्फ, जिनसे संचार मार्गों के आसपास मृत क्षेत्रों के निर्माण के बारे में पूछताछ की गई, ने जोर दिया कि ये उपाय पार्टिसनों से लड़ने के लिए वैध सैन्य जरूरतें थीं। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध पारंपरिक नियमों का पालन नहीं करता था, उन्होंने तर्क दिया। हम एक ऐसे प्रतिरोध का सामना कर रहे थे जो लड़ाकों और नागरिकों में कोई अंतर नहीं करता था। अभियोजन ने वेहरमाखट के उच्च कमान द्वारा पार्टिसनों के साथ व्यवहार पर जारी आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि स्वयं फॉन एर्डमांसडॉर्फ ने टिप्पणियां जोड़कर प्रतिशोध को संदिग्ध आबादी वाले सभी निवासियों तक विस्तारित किया था, चाहे सहयोग का कोई ठोस प्रमाण हो या नहीं। सबसे वरिष्ठ अधिकारी जनरल योहान रिहर्ट की लंबी पूछताछ अंतिम थी। उसकी रक्षा का आधार सैन्य कमान की श्रृंखला और युद्धकाल में आदेशों को न मानने की असंभवता पर टिका था। मैंने कब्जे की नीति तय नहीं की, उसने अब भी एक अधिकारी की मुद्रा में कहा। मेरा कर्तव्य उच्च कमान के निर्देशों को लागू करना था ताकि क्षेत्र शांत हो और आपूर्ति की पंक्तियां सुरक्षित रहें। अभियोजक ने रिहर्ट की स्थिति का खंडन करते हुए दिखाया कि उसने अपने क्षेत्र में विशेष उपायों को लागू करने की अनुमति मांगी और प्राप्त की थी, जो सामान्य निर्देशों से कहीं आगे जाते थे। विशेष रूप से एक झापन प्रस्तुत किया गया जिसमें रिहर्ट ने
पूरे के पूरे कुछ गांवों को उदाहरण के तौर पर पूरी तरह समाप्त करने की सिफारिश की थी, ताकि पूरे क्षेत्र में पार्टिसनों को मिलने वाले समर्थन को कम किया जा सके। 5 दिनों की पूछताछ के बाद गवाही का चरण शुरू हुआ। एक के बाद एक नरसंहारों से बचे लोग, पूर्व एकाग्रता शिविर कैदी और विशिष्ट अत्याचारों के गवाह न्यायालय के सामने प्रस्तुत हुए। उनके बयान विवरण में सटीक और सामग्री में विनाशकारी एक व्यवस्थित आतंक का सुसंगत चित्र पेश करते थे, जो पूरी तरह से प्रस्तुत दस्तावेजों से मेल खाते थे। मारिया ग्रुजदोवा, खाटिन नरसंहार की एकमात्र जीवित बची, ने बताया कि कैसे जर्मन सैनिकों ने सभी निवासियों को एक खलिहान में इकट्ठा किया और फिर उसमें आग लगा दी। मैं अपनी मरी हुई मां के शरीर से ढंक गई, उसने बयान दिया। मैं सुन सकती थी कि वे उन पर गोली चला रहे थे जो आग से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसका बयान सुनकर यहां तक कि कक्ष की निगरानी कर रहे सोवियत गार्डों की आंखों में भी आंसू आ गए। अब्राम कगन, मिन्स्क यहूदी बस्ती का जीवित बचे, ने चयन की प्रक्रिया को समझाया जो येकेलन के अधीन अधिकारियों द्वारा आयोजित की जाती थी। हर कुछ दिनों में ट्रक आते थे, उसने याद किया। अधिकारी दाईं या बाईं ओर इशारा करते थे। बाद में हमें समझ आया कि जो बाईं ओर भेजे जाते थे उन्हें सीधे ट्रोस्टेनेट्स की कब्रों तक ले जाया जाता था। डॉक्टर मिखाइल येगोरोव, जिन्होंने एक ऐसे अस्पताल में काम किया था जिसे जर्मन बलों ने जब्त कर लिया था, ने बताया कि कैसे काम के लिए अनुपयुक्त माने गए मरीजों को घातक इंजेक्शन दिए जाते थे या उन्हें अज्ञात स्थानों पर भेजा जाता था जहां से वे कभी वापस नहीं लौटते थे। हमें मरीजों की कार्यक्षमता के आधार पर दैनिक सूची तैयार करनी होती थी, उन्होंने टूटती आवाज में समझाया। जिन्हें डी श्रेणी में रखा जाता था वे उसी रात गायब हो जाते थे। गवाहियों के दौरान अभियुक्तों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ निर्विकार भाव से सामने देखते रहे, कुछ ने गवाहों की ओर देखने से जानबूझकर परहेज किया। कुछ, विशेष रूप से निचले दर्जे के अधिकारी, जब उनके नेतृत्व में अपराधों की गवाहियां सामने आईं तो स्पष्ट भावनात्मक टूटन के संकेत दिखाने लगे। 7वें दिन जब दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य पूरी तरह से प्रस्तुत हो चुके थे तो अंतिम बहस का दौर शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत साक्ष्यों का व्यवस्थित रूप से सारांश पेश करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि सभी अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया जाए, यह कहते हुए कि इतने भयंकर अपराधों के लिए इससे कम कोई सजा न्याय संगत नहीं हो सकती। नियुक्त रक्षकों ने प्रस्तुत साक्ष्यों को खंडित करने की असंभवता को समझते हुए अपने तर्कों को ऐसे कारकों पर केंद्रित किया जो सजा को कम कर सकें। आदेशों की श्रृंखला का दबाव, पूर्ण युद्ध का संदर्भ और उन लोगों के बीच अंतर जो जनसंहार की नीतियों को डिजाइन करते थे और जो उन्हें जमीन पर लागू करते थे। अंततः अंतिम प्रक्रिया के रूप में अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष स्वयं बोलने का अवसर दिया गया। अधिकांश ने पछतावे का प्रदर्शन किया, ऊपरी आदेशों का हवाला दिया और आदेश न मानने के परिणामों के डर की बात की। उनके बयान तैयार की गई स्क्रिप्ट की तरह लगते थे, जिनमें वह सच्ची आत्म स्वीकृति नहीं थी जो उन्हें प्रभावी बना सके। केवल रिहर्ट ने एक सैन्य अधिकारी की तरह अपनी मुद्रा बनाए रखते हुए एक अलग बयान दिया। मैंने अपनी शपथ के अनुसार अपने देश की सेवा की है, उसने कहा। अगर अब मुझे इसके लिए मरना है तो मैं एक सैनिक की तरह अपना भाग्य स्वीकार करता हूं। उसकी इस कोशिश ने अपनी स्थिति को सम्मानजनक बनाने की कोशिश के रूप में जनता में आक्रोशपूर्ण फुसफुसाहट पैदा कर दी। 29 दिसंबर की सुबह न्यायालय विचार विमर्श के लिए पीछे हटा। 6 घंटे बाद निर्णय सर्वसम्मत था। सभी अभियुक्तों को प्रस्तुत आरोपों में दोषी पाया गया। अदालत, जो अब पूर्ण मौन में डूबी थी, ने 14 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही कुछ अभियुक्त विजिबली पीले पड़ गए। 2 को तो गार्डों की सहायता से कक्ष से बाहर ले जाना पड़ा। न्यायालय के अध्यक्ष ने घोषणा की कि फांसी 1 जनवरी 1946 को मिन्स्क की विजय चौक, प्लाजा डेला विक्टोरिया पर सार्वजनिक रूप से दी जाएगी। संदेश प्रतीकात्मक रूप से स्पष्ट था। नया वर्ष न्याय के सार्वजनिक कृत्य के साथ शुरू होगा, एक अंधे अध्याय को बंद करके एक नए की शुरुआत करेगा। बेलारूस की जनता के लिए, जो वर्षों के कब्जे से तबाह थी, यह मुकदमा और सजा उनके झेले गए कष्टों की पहली ठोस मान्यता और इस आश्वासन का प्रतीक थी कि अपराध दंडित किए बिना नहीं बचेंगे। विजय चौक पर फांसी, आतंक के स्वामियों के लिए 14 फांसियां। 1 जनवरी 1946 की सुबह मिन्स्क में असाधारण रूप से ठंडी थी। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। अत्यधिक ठंड के बावजूद
भोर की पहली घड़ियों से ही हजारों की भीड़ विजय चौक और उसके आसपास इकट्ठा होने लगी। सोवियत अधिकारियों ने इस सार्वजनिक फांसी की घोषणा पोस्टरों और रेडियो प्रसारणों के माध्यम से की थी और बड़ी उपस्थिति की अपेक्षा की थी, लेकिन वास्तविक भीड़ ने उनकी उम्मीदों को भी पीछे छोड़ दिया। 1 लाख से अधिक लोग, जिनमें से कई दूर दराज के गांवों और कस्बों से आए थे, उन लोगों को फांसी पर चढ़ते देखने के लिए जमा हुए जो कब्जे के वर्षों के दौरान उनके जल्लाद थे। चौक को इस आयोजन के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। केंद्र में एक विशेष संरचना खड़ी की गई थी, एक ऊंचा आयताकार मंच जो सभी दिशाओं से स्पष्ट रूप से दिखाई देता था, जिस पर साथ साथ की 2 पंक्तियों में 14 फांसियां लगाई गई थीं। प्रत्येक फांसी एक लगभग 3 मीटर ऊंचे लकड़ी के खंभे से बनी थी, जिसमें एक क्षैतिज पट्टी थी जिससे एक फंदे वाली रस्सी लटक रही थी। हर फांसी के नीचे एक लकड़ी का स्टूल रखा गया था। यह निर्माण जानबूझकर खुरदरा रखा गया था, जो कब्जे के दौरान जर्मनों द्वारा किए गए सार्वजनिक फांसी की याद दिलाने वाली छवियां प्रस्तुत करता था। एक प्रतीकात्मक समरूपता जो वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजरों से नहीं छूटी। मंच के चारों ओर लाल सेना के सैनिकों की सुरक्षा घेराबंदी थी, जबकि एनकेवीडी के वर्दीधारी और सिविल एजेंट भीड़ में घुल मिल गए थे ताकि व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी घटना को रोका जा सके। चौक के कई बिंदुओं पर लगाए गए लाउड स्पीकरों से आरोपों और सजाओं की औपचारिक पढ़ाई प्रसारित की जानी थी, जिससे सबसे पीछे खड़े लोग भी प्रक्रिया को सुन और समझ सकें। सोवियत अधिकारियों के लिए यह सार्वजनिक फांसी सिर्फ न्यायिक सजा को लागू करना नहीं था, यह एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध राजनीतिक और प्रतीकात्मक कृत्य था जो कई प्रकार के दर्शकों के लिए तैयार किया गया था। स्थानीय जनता के लिए यह दिखाने के लिए कि सोवियत न्याय लौट आया है और बेलारूसी लोगों के खिलाफ किए गए अपराध दंडित होंगे। पूरी सोवियत संघ के लिए एक संदेश की व्यवस्था बहाल हो गई है और दुख का बदला लिया जा रहा है, और बाहरी दुनिया के लिए चेतावनी कि जो भी सोवियत जनता के खिलाफ अपराध करेगा उसका अंजाम यही होगा। सुबह 10 बजे एक सन्नाटा पूरे चौक पर छा गया जब केंद्रीय कारावास की दिशा से सैन्य ट्रकों का एक काफिला मंच के पास पहुंचा। वाहन मंच से लगभग 50 मीटर दूर रुके, अधिकांश दर्शकों की सीधी दृष्टि से बाहर। केवल सबसे आगे खड़े लोग देख पाए कि कैसे दोषियों को, जिनके हाथ पीठ की ओर बंधे थे और जिन्हें एनकेवीडी के गार्डों ने घेरा हुआ था, ट्रकों से नीचे उतारा गया। 14 पुरुष पहचान चिन्हों के बिना साधारण नागरिक कपड़ों में और अत्यधिक ठंड के बावजूद बिना जूते के अपमान का एक और जानबूझकर प्रतीक पंक्ति में मंच के पीछे की ओर ले जाए गए। यद्यपि उन्हें न्यूनतम स्तर पर अंतिम तैयारियां करने दी गई थीं, उन्हें अपने परिवारों को विदाई पत्र लिखने और एक जर्मन भाषी सोवियत सैन्य पादरी से धार्मिक सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौसम की मार से उनकी रक्षा करने या अंतिम क्षणों में गरिमा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 10:15 पर एक एनकेवीडी अधिकारी मंच पर चढ़ा और लाउडस्पीकरों के माध्यम से भीड़ को संबोधित किया। उसकी आवाज, जो पुराने ऑडियो सिस्टम से बढ़ा दी गई थी लेकिन विकृत हो रही थी, पूरे चौक में गूंज उठी जब वह दोषियों के नाम, उनके दोष सिद्ध अपराध और न्यायालय द्वारा दी गई सजा को औपचारिक रूप से पढ़ने लगा। यह पढ़ाई, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से जुड़े विशिष्ट अपराधों का सारांश भी शामिल था, लगभग आधे घंटे तक चली और भीड़ मौन में सुनती रही। पढ़ाई समाप्त होने के बाद दोषियों को 3-3 के समूहों में मंच तक लाया गया, जहां वे पहली बार पूरी भीड़ की दृष्टि में आए। चौक में एक गहराता हुआ फुसफुसाहट गूंजने लगा। पहचान की चिल्लाहटें, घृणा की पुकारें और कुछ मामलों में उन लोगों के द्वारा रोके गए आंसू जो अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक दुखों के लिए जिम्मेदार चेहरों को पहचान गए थे। सबसे पहले मंच पर चढ़े निम्न रैंक के अधिकारी थे, ठीक उसी उलटी श्रेणी में जैसे मुकदमे के दौरान स्थापित की गई थी। लेफ्टिनेंट कार्ल लैंगुथ, जिसकी खाद्य जब्ती नीतियों ने हजारों नागरिकों की भूख से मौत का कारण बनी थी, गार्डों की सहायता से कांपते हुए कदमों से मंच की सीढ़ियां चढ़ा। उसका चेहरा भय से विकृत था, जो मुकदमे के दौरान उसकी नौकरशाही जैसी ठंडी मुद्रा से बिल्कुल अलग था जब वह राशनिंग, कोटा और लॉजिस्टिक जरूरतों की चर्चा कर रहा था। उसके साथ थे कप्तान हांस हाल्टरमैन, ट्रस्टनेट्स शिविर के कमांडर, जो जमीन की ओर नजर गड़ाए हुए थे और जानबूझकर भीड़ से आंखें नहीं मिला रहे थे। इस पहले समूह का तीसरा व्यक्ति, एक संचार अधिकारी जिसकी इकाई ने प्रतिशोध स्वरूप गांवों को जलाया था, स्पष्ट रूप से कांप रहा था।
हालांकि यह तय करना मुश्किल था कि यह अत्यधिक ठंड से था या डर से। गार्डों ने उन्हें पहली 3 फांसियों तक पहुंचाया और स्टूल पर खड़ा किया। जैसे ही एक अधिकारी ने उनके नाम और आरोपों को फिर से पढ़ा, नागरिक कपड़े पहने जल्लादों ने उनके गले में रस्सियां डाल दीं, फंदों को तकनीकी सटीकता के साथ कसते हुए कमांडिंग अधिकारी के संकेत पर स्टूल एक साथ खींच लिए गए। 3 लटकते हुए शवों की दृश्य प्रभावशीलता ने भीड़ में तत्काल प्रतिक्रिया उत्पन्न की। प्रतिशोध की संतुष्टि और मृत्यु की भौतिक वास्तविकता को लेकर विसरल डर के मिश्रण का एक सामूहिक गूंज। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि लैंगुथ लगभग 2 मिनट तक झटके खाते रहे जब तक कि वे स्थिर न हो गए, जबकि हाल्टरमैन लगभग तुरंत ही मर गए प्रतीत हुए। महज 5 मिनट बाद, जबकि शव अब भी स्पष्ट रूप से लटके हुए थे, दूसरे समूह के दोषियों को मंच पर लाया गया। उनमें फ्रेडरिक येकेलन भी शामिल था, जो एसएस में अपनी रैंक और बेलारूसी यहूदियों के विनाश में प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के कारण सबसे कुख्यात अभियुक्तों में से एक था। पहले फांसी दिए गए लोगों के विपरीत येकेलन ने एक सैन्य मुद्रा बनाए रखी, सीना तानकर निर्धारित फांसी स्थान की ओर चला। केवल उसके जबड़े में एक हल्का कंपाहट उसके आत्मनियंत्रण की परत के पीछे की आंतरिक तनाव को दर्शा रहा था। इस दूसरे समूह की फांसी भी उसी प्रक्रिया के अनुसार हुई। स्टूल पर खड़ा किया गया, रस्सी बांधी गई, अंतिम बार आरोप पढ़े गए और संकेत पर सभी स्टूल एक साथ खींच लिए गए। शायद अधिक वजन के कारण येकेलन का शरीर तेज झटके से गिरा, जिससे रस्सी में तनाव की एक स्पष्ट आवाज पूरे चौक में चाबुक की तरह गूंज गई। कई गवाहों ने बताया कि उसकी मृत्यु विशेष रूप से लंबी लगी और उसके शरीर में 4 मिनट से अधिक समय तक ऐंठन चलती रही। प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ती रही। तीसरे समूह में वे खुफिया और रसद अधिकारी थे, जिनके नाम अधिकांश दर्शकों के लिए कम पहचाने जाते थे, लेकिन जिनकी भूमिका भी कब्जा और विनाश प्रणाली में समान रूप से आवश्यक थी। तब तक प्रारंभिक आक्रोश की जगह एक भयावह मौन ने ले ली थी। अत्यधिक ठंड और एक के बाद एक फांसियों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव ने उस वातावरण को बदल दिया था, जो पहले बदले की खुशी से भरा था। अब वह मौन और लगभग धार्मिक सा न्याय का दृश्य बन गया था। आखिर में फांसी पर चढ़ने वाले सबसे उच्च रैंक वाले अधिकारी थे जनरल फॉन एर्डमैन्सडॉर्फ और अंत में जनरल योहान रिहर्ट। 267वीं इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर और दोषियों में सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में रिहर्ट इस पूरे न्यायिक प्रक्रिया के प्रतीकात्मक शिखर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 58 वर्ष की आयु में धूसर बालों और अभी भी सैन्य जैसी मुद्रा के साथ उनकी आकृति जर्मन युद्ध मशीनरी का नेतृत्व करने वाले पेशेवर अधिकारी की छवि प्रस्तुत करती थी। जब उन्हें मंच के उस अंतिम फांसी स्थान की ओर ले जाया गया, जहां पहले से उनके 13 अधीनस्थों के शव लटके थे, रिहर्ट ने वही संयम बनाए रखा जो उन्होंने पूरे मुकदमे के दौरान प्रदर्शित किया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने स्वयं फांसी के फंदे की गांठ को समायोजित किया जब उन्हें लगा कि जल्लाद ने उसे सही ढंग से नहीं बांधा है। नियंत्रण का यह अंतिम कार्य उन लोगों को भी प्रभावित कर गया जो उन्हें घृणा करते थे। स्टूल खींचे जाने से पहले रिहर्ट ने कुछ शब्द बोले, जिन्हें केवल सबसे पास खड़े गार्ड और जल्लाद ही सुन सके, लेकिन बाद में कई गवाहों ने उन शब्दों की पुष्टि की, हमारे लिए युद्ध यहीं समाप्त होता है। इस अंतिम वाक्य में न तो कोई स्पष्ट पछतावा था और न ही अपराध की स्वीकृति, बल्कि एक सैनिक का भाग्यवादी स्वीकार था कि हार अंतिम है। 11:45 अंतिम दोषी की फांसी के बाद वरिष्ठ अधिकारी ने औपचारिक रूप से सजा के पूर्ण होने की घोषणा की। शवों को 1 और घंटे तक सार्वजनिक रूप से लटकाए रखा गया, जबकि भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी। बहुत से दर्शक, विशेष रूप से वे जो दूर से आए थे, वहीं रुककर चुपचाप इस दृश्य को देखते रहे, जो उनके लिए वर्षों की पीड़ा का प्रतीकात्मक समापन था। शवों के अंतिम गंतव्य की कभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। दशकों बाद सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के अनुसार उन्हें मिन्स्क के बाहरी इलाके में एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और एक गुमनाम सामूहिक कब्र में दफनाया गया, जिसका कोई चिन्ह या रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इस अंतिम व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि वे कब्रें भविष्य में संभावित सहानुभूतियों के लिए तीर्थ स्थल न बन सकें, उसी तर्क के तहत जिसमें सोवियत अधिकारियों ने हिटलर और अन्य नाजी नेताओं की राख को अज्ञात स्थानों पर फैला दिया था। इस फांसी का तत्काल प्रभाव मिन्स्क और पूरे बेलारूस की जनता पर गहरा और जटिल था। बहुतों के लिए, विशेष रूप से जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था या कब्जे के दौरान प्रत्यक्ष पीड़ा झेली थी,
यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय का कार्य था, एक बदला जो हालांकि उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था, लेकिन एक प्रकार की भावनात्मक समाप्ति जरूर प्रदान करता था। इतिहासकारों द्वारा एकत्र किए गए गवाहों में राहत, न्याय की पूर्ति और भावनात्मक मुक्ति जैसी भावनाओं की बात की गई। अन्य लोगों के लिए, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए जिन्होंने युद्ध के सिवा कुछ नहीं देखा था, यह सार्वजनिक फांसी उस क्रूरता की निरंतरता प्रतीत हुई जिसने उस युग को परिभाषित किया था। हालांकि अब भूमिकाएं उलट चुकी थीं। कुछ गवाहों ने भय, अमानवीयता और यहां तक कि अनायास सहानुभूति की अनुभूतियां दर्ज कीं। मृत्यु के इस प्रदर्शन को देखकर, चाहे मृतक कौन भी हो, सोवियत प्रेस ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। इसे समाजवादी न्याय की जीत और भविष्य के किसी भी संभावित हमलावर के लिए स्पष्ट संदेश के रूप में प्रस्तुत किया। प्रावदा ने अपनी पूरी प्रथम पृष्ठ इस फांसी को समर्पित किया, शीर्षकों के साथ। सोवियत जनता का न्याय पूरा हुआ और बेलारूस के जल्लादों को मिला उनका दंड। फांसी पर लटके शवों की तस्वीरें बिना किसी सेंसर के प्रकाशित की गईं, जो उन लोगों पर अंतिम जीत का दृश्य प्रमाण थीं जिन्होंने सोवियत राष्ट्र को नष्ट करने का प्रयास किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया अधिक विभाजित थी। पश्चिमी प्रेस, यद्यपि आम तौर पर युद्ध अपराधियों के मुकदमों का समर्थन करती थी, इस सार्वजनिक और नाटकीय फांसी के तरीके को लेकर असहज थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे जरूरी न्याय, लेकिन ऐसे तरीकों से जो बहुत कुछ नाजियों की शैली की याद दिलाते हैं, कहा, जबकि लंदन टाइम्स ने यह प्रश्न उठाया, क्या बर्बरता को वास्तव में उन्हीं तरीकों से पराजित किया जा सकता है? हालांकि सोवियत अधिकारियों के लिए ये विचार द्वितीयक थे। फांसी के इस आयोजन का प्रतीकात्मक और राजनीतिक मूल्य उनके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, विशेषकर युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की उस प्रक्रिया में जिसमें यह सार्वजनिक न्याय कई भूमिकाएं निभाता था। पीड़ित जनता को भावनात्मक राहत प्रदान करना, सोवियत सत्ता की पुनर्स्थापना दिखाना, भविष्य के शत्रुओं के लिए चेतावनी देना और शायद सबसे महत्वपूर्ण, नाजी कब्जे के खिलाफ हुए प्रतिरोध को उस वीर गाथा में समाहित करना जो सोवियत संघ के पुनर्निर्माण की नींव बनेगी। 2 जनवरी 1946 की सुबह, जब नगर निगम के श्रमिक चुपचाप उस मंच को विखंडित कर रहे थे जिसने जल्लादों का फांसी घर बना, विजय चौक पहले से ही एक स्मारक स्थल में बदलने की दिशा में बढ़ रहा था। एक ऐसा स्थान जो आने वाले दशकों में बेलारूस की सामूहिक स्मृति का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। वह भूमि जहां फांसियां खड़ी की गई थीं, हमेशा के लिए उस राष्ट्र की चेतना में अंकित हो गई, मानव क्रूरता की चरम सीमाओं और उस संभावना की भौतिक याद के रूप में जो हमेशा अनिश्चित और अपूर्ण होने के बावजूद भयावहता के बाद किसी प्रकार का न्याय प्राप्त कर सके। न्याय या प्रतिशोध, मिन्स्क मुकदमे की रक्त रंजित विरासत। मिन्स्क में नाजी अधिकारियों का मुकदमा और सार्वजनिक फांसी ऐसा प्रकरण था जिसमें अनेक और विरोधाभासी अर्थ समाये हुए थे और जिसे दशकों से विविध तरीकों से समझा और व्याख्यायित किया गया है। समय के बीतने के साथ जो कुछ तत्कालीन सोवियत अधिकारियों द्वारा एक ऐतिहासिक न्याय के रूप में प्रस्तुत किया गया था और कुछ पश्चिमी पर्यवेक्षकों द्वारा मात्र प्रतिशोध के प्रदर्शन के रूप में देखा गया था, उसका अब कहीं अधिक शांत और सूक्ष्म विश्लेषण संभव हो पाया है। मिन्स्क की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते समय सबसे पहली उठने वाली बात उसकी विधिक वैधता है। नुरेमबर्ग न्यायाधिकरण के विपरीत, जो अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के साथ स्थापित किया गया था और जो विशेष रूप से तैयार किए गए विधिक सिद्धांतों पर आधारित था, मिन्स्क का मुकदमा पूरी तरह सोवियत क्षेत्राधिकार में संचालित हुआ, जिसमें युद्धोत्तर सोवियत न्याय प्रणाली के अंतर्गत बनाए गए कानून और प्रक्रियाएं लागू की गईं। इसकी वैधता के समर्थक कहते हैं कि अभियुक्तों को बुनियादी प्रक्रिया संबंधी गारंटी दी गई थी, कानूनी प्रतिनिधित्व, अपने पक्ष में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करने का अधिकार और सार्वजनिक व प्रलेखित प्रक्रियाएं। न्यायालय ने अपने निर्णयों का आधार व्यापक दस्तावेजी प्रमाण और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही पर रखा, जिससे कम से कम औपचारिक रूप से यह एक वैध न्यायिक प्रक्रिया प्रतीत होती थी। हालांकि आलोचक ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या ऐसे संदर्भ में जहां अभियुक्तों को पहले से ही दोषी माना गया हो और जहां परिणाम पूर्व निर्धारित प्रतीत होता हो, वास्तव में उन्हें अपनी रक्षा का अवसर मिला था। सभी अभियुक्तों को समान सजा मिलना, भले ही उनकी जिम्मेदारी के स्तर अलग अलग रहे हों। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह दर्शाता है कि प्रक्रिया अधिकतर राजनीतिक और प्रतीकात्मक जरूरतों से प्रेरित थी, न कि मात्र विधिक विचारों से।
सोवियत इतिहास की विशेषज्ञ इतिहासकार एनी एप्पलबॉम ने टिप्पणी की है कि हालांकि सोवियत युद्ध अपराध मुकदमे वास्तविक अपराधों और प्रामाणिक साक्ष्यों पर आधारित होते थे, फिर भी वे सोवियत व्यवस्था की उस तर्क प्रणाली से अछूते नहीं रह सकते थे जहां व्यक्तिगत न्याय अक्सर व्यापक राजनीतिक लक्ष्यों के अधीन होता था। यह मूल्यांकन प्रक्रिया की वैध तथ्यात्मक नींव और उसकी राजनीतिक उपयोगिता दोनों को एक साथ स्वीकार करता है। इसकी सख्त वैधता से परे यह मुकदमा गहरे दार्शनिक प्रश्न भी उठाता है। क्या किसी भी सजा को उन अपराधों के अनुपात में माना जा सकता है जिनमें लाखों नागरिकों की संगठित हत्या शामिल हो? क्या कुछ अपराधियों को फांसी देना तबाह हुई समुदायों के लिए कोई वास्तविक प्रतिपूर्ति है? न्याय और सामूहिक प्रतिशोध के बीच सीमा कहां खींची जाए? राजनीतिक दार्शनिक माइकल वॉल्जर का तर्क है कि जनसंहार जैसे अत्याचारों के बाद पारंपरिक न्याय अनिवार्य रूप से अपर्याप्त होता है, इसलिए नहीं कि वह ज्यादा है, बल्कि इसलिए कि कोई भी दंड अपराध की विशालता से मेल नहीं खा सकता। इस दृष्टिकोण से मिन्स्क जैसे मुकदमों का मूल्यांकन केवल विधिक मानकों के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात पर किया जाना चाहिए कि क्या वे गहराई से आहत समाजों को कोई प्रतीकात्मक प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं। इस सार्वजनिक और नाटकीय फांसी की प्रकृति विशेष रूप से विवादास्पद रही है। सोवियत अधिकारियों के लिए यह प्रदर्शनात्मक न्याय एक शिक्षाप्रद और भावनात्मक शुद्धिकरण का साधन था। नाजी आतंक का ठोस अंत दिखाना, पीड़ितों को भावनात्मक समापन प्रदान करना और भविष्य के अपराधियों के लिए एक चेतावनी देना। सोवियत अभियोजक एलाई ड्रापकिन के शब्दों में, न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, विशेषकर जब अपराध सार्वजनिक रूप से किए गए हों। लेकिन इतिहासकार टिमोथी स्नाइडर जैसे आलोचकों का कहना है कि जब सोवियत अधिकारियों ने कब्जेकारों द्वारा प्रयुक्त तरीकों जैसे सार्वजनिक और नाटकीय फांसी को अपनाया, तो उन्होंने उस नैतिक अंतर को धुंधला कर दिया जो नाजी शासन की क्रूरता और जिस न्याय का वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते थे उसके बीच होना चाहिए था। यह आलोचना एक मूलभूत विरोधाभास की ओर इशारा करती है। अमानवीकरण से लड़ना ऐसे तरीकों से जो स्वयं अमानवीकरण से ग्रस्त हों। मुकदमे का मूल्यांकन इसके ऐतिहासिक संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। बेलारूस ने पूरे यूरोप में सबसे क्रूरतम कब्जों में से एक झेला था। हर 4 में से एक नागरिक की मृत्यु, 600 से अधिक गांवों का संपूर्ण विनाश और राजधानी मिन्स्क का खंडहर में बदल जाना। इस अभूतपूर्व तबाही के संदर्भ में तत्काल और दृश्य न्याय की मांग असाधारण रूप से तीव्र थी। बेलारूसी इतिहासकार एलिस आदमोविच, जिन्होंने किशोरावस्था में जर्मन कब्जा देखा था, एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जो लोग उन वर्षों के दैनिक आतंक में नहीं जिए, उनके लिए सजाओं की कठोरता या भव्यता पर पीछे मुड़कर न्याय करना आसान है। लेकिन हमारे लिए, जिन्होंने यह सब झेला है, कुछ अपराधियों की सार्वजनिक फांसी शायद उस न्याय की एक हल्की झलक मात्र थी जिसकी वास्तव में जरूरत थी ताकि पूरे समुदायों पर ढाए गए कष्टों की बराबरी हो सके। यह मुकदमा बेलारूसी सामूहिक स्मृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव डालने वाला साबित हुआ। अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत, जहां युद्ध अपराधियों के मुकदमे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में या कब्जा करने वाली शक्तियों द्वारा चलाए गए, बेलारूस ने इस हिसाब किताब को अपने ही क्षेत्र में और स्थानीय भागीदारी के साथ अनुभव किया। इसने मुकदमे और फांसी को राष्ट्रीय प्रतिरोध, पीड़ा और पुनः अधिकार प्राप्ति की उस कहानी में समाहित कर दिया जो युद्ध के बाद बेलारूसी पहचान के पुनर्निर्माण का आधार बनी। सोवियत काल में मिन्स्क का मुकदमा महान देशभक्त युद्ध की आधिकारिक कथा का हिस्सा बन गया, जिसे समाजवादी न्याय और फांसीवादी आक्रांताओं को दंडित करने के सोवियत संकल्प के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। स्मारकों, स्मृति समारोहों और शैक्षणिक सामग्री ने इस व्याख्या को मजबूत किया, जो एक साथ ऐतिहासिक स्मरण और भविष्य के दुश्मनों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करती थी। 1991 में सोवियत संघ के विघटन और बेलारूस की स्वतंत्रता के बाद इस मुकदमे की व्याख्या में कुछ परिवर्तन हुए। जबकि यह अब भी राष्ट्रीय सामूहिक स्मृति का केंद्रीय तत्व बना हुआ है, उसका जोर अब सोवियत वैचारिक आयाम से हटकर एक विशिष्ट बेलारूसी आघात की प्रतिक्रिया के रूप में स्थानांतरित हो गया है। कब्जे के दौरान बेलारूस की विशेष पीड़ा और उसका दृढ़ प्रतिरोध अब इस कथा के केंद्र में है, जिससे पहले की व्यापक सोवियत कहानी आंशिक रूप से पीछे हट गई है। समकालीन इतिहासकार जैसे व्लादिमीर अदामुश्को ने इस प्रक्रिया का एक आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन शुरू किया है।
जिसमें उन्होंने इसकी वैध तथ्यात्मक नींव को स्वीकार करते हुए उसके समस्याग्रस्त पहलुओं को भी उजागर किया है। यह मुकदमा वास्तविक अपराधों पर आधारित था जिन्हें विस्तार से प्रलेखित किया गया था, लेकिन इसकी प्रक्रिया उस समय की राजनीतिक जरूरतों और ऐसी न्याय अवधारणाओं से प्रभावित थी जिन्हें आज हम कम से कम आंशिक रूप से संदिग्ध मानेंगे। हालांकि इस पुनर्मूल्यांकन ने बेलारूसी ऐतिहासिक स्मृति में इस घटना की केंद्रीयता को कम नहीं किया है। मिन्स्क स्थित राज्य महान देशभक्त युद्ध संग्रहालय इस मुकदमे को समर्पित एक पूरी दीर्घा रखता है, जिसमें दस्तावेजी साक्ष्य, प्रक्रिया की तस्वीरें और भागीदारों पर्यवेक्षकों की गवाही प्रस्तुत की जाती है। सार्वजनिक फांसी को अधिक सतर्कता से प्रस्तुत किया गया है। इसे एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन 1946 की जानबूझकर नाटकीय रिपोर्टिंग के विपरीत इसमें ग्राफिक चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाते, जो समकालीन संवेदनशीलता को दर्शाता है। जहां ये फांसियां दी गई थीं, मिन्स्क का वर्तमान विजय चौक आज भी राजधानी का एक प्रमुख स्मारक स्थल बना हुआ है। हालांकि वहां कोई विशेष पट्टिका नहीं है जो फांसी के सटीक स्थान को चिह्नित करे, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चूक है। लेकिन चौक का केंद्रीय स्मारक और अनंत अग्नि उन जनवरी 1946 की घटनाओं से एक प्रतीकात्मक निरंतरता स्थापित करते हैं, जिससे वे व्यापक राष्ट्रीय पीड़ा और मुक्ति की कथा में जुड़ते हैं। पश्चिम सोवियत युग में जन्मे बेलारूस के युवाओं के लिए मिन्स्क का मुकदमा अब समकालीन बहसों के संदर्भ में नया महत्व प्राप्त कर चुका है, जैसे कि संक्रमणकालीन न्याय, मानवता के खिलाफ अपराध और ऐतिहासिक जिम्मेदारी। वृत्तचित्रों, ऐतिहासिक उपन्यासों और हाल के शैक्षणिक कार्यों ने इस घटना की एक अधिक जटिल और सूक्ष्म समझ को प्रोत्साहित किया है, जो इसे न केवल उसके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के विकास की व्यापक प्रक्रिया में रखता है। यह मुकदमा यूरोप के पूर्वी हिस्से में साम्यवाद के पतन के बाद हुए अन्य संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाओं की चर्चाओं में भी एक संदर्भ बिंदु बन गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लागू किए गए जवाबदेही तंत्रों और उन तंत्रों की तुलना जो कम्युनिस्ट शासन के पतन के बाद अपनाए गए या नहीं अपनाए गए, ने न्यायिक इतिहास में निरंतरता और असंगतियों पर महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न किए हैं। क्या मिन्स्क का मुकदमा एक वैध न्यायिक कृत्य था या सामूहिक प्रतिशोध का प्रदर्शन? इसका उत्तर शायद इन दोनों ही दृष्टिकोणों के तत्वों को सम्मिलित करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो विस्तृत रूप से प्रलेखित वास्तविक अपराधों पर आधारित थी और जिसने पीड़ितों को उनके कष्टों की औपचारिक मान्यता और एक प्रतीकात्मक समापन प्रदान किया। साथ ही इसकी प्रक्रिया सोवियत शासन की राजनीतिक आवश्यकताओं और ऐसी न्याय अवधारणाओं से प्रभावित थी जो सार्वजनिक प्रभाव को व्यक्तिगत गारंटी से अधिक महत्व देती थी। यह द्वैत केवल मिन्स्क के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि उन कई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाओं की एक विशेषता है जो अत्यंत क्रूर संघर्षों के बाद उभरी है। जैसा कि दार्शनिक जुडिथ श्क्लार ने कहा है, न्याय और प्रतिशोध के बीच की रेखा हमेशा उतनी मोटी और स्थिर नहीं होती जितनी हम मानना चाहें, विशेषकर तब जब जिन अपराधों पर निर्णय किया जा रहा हो उन्होंने हमारी पारंपरिक नैतिक और विधिक श्रेणियों को ही चुनौती दी हो। मिन्स्क मुकदमे की सच्ची विरासत शायद इसी अपरिहार्य जटिलता में निहित है, एक अनुस्मारक के रूप में कि अत्याचारों के बाद न्याय हमेशा अपूर्ण होता है, हमेशा अपर्याप्त, पर फिर भी हमेशा आवश्यक। यह कि अत्यधिक भयावहता के प्रति उत्तर देने के प्रयास अनिवार्य रूप से उस समय की नैतिक और राजनीतिक खींचातान को प्रतिबिंबित करते हैं, और यह कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्चा चुनौती यह नहीं है कि वे ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर अंतिम निर्णय दें, बल्कि यह कि वे उनसे ऐसे पाठ निकालें जो भविष्य में अधिक प्रभावी और मानवीय न्याय व्यवस्था के निर्माण में सहायक बन सकें। निषिद्ध गवाही, मौन सत्य और दफन रहस्य। मिन्स्क मुकदमे के कुछ कम झांत पहलुओं में से एक था उन गवाहियों का व्यवहार जिन्हें राजनीतिक कारणों से व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया या बदला गया। मारिया सावित्स्काया, एक नर्स जिन्होंने जर्मन कब्जे के दौरान अस्पतालों में काम किया था, ने कुछ स्थानीय अधिकारियों द्वारा यहूदी मरीजों की पहचान कर उन्हें समाप्त करने में सहयोग देने के प्रमाण प्रस्तुत किए। उनका यह बयान सोवियत आधिकारिक कथा के लिए असहज था, जो प्रतिरोध को एकीकृत और निर्विवाद रूप में प्रस्तुत करती थी। इसलिए सार्वजनिक अभिलेखों से इसे संशोधित कर दिया गया और बेलारूसी सहयोगियों का कोई भी उल्लेख हटा दिया गया।
2006 में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों में सहायक अभियोजक ग्रिगोरी झूकोव की अप्रकाशित यादें परेशान कर देने वाले विवरण प्रस्तुत करती हैं, विशेषकर अभियुक्तों की हिरासत की स्थिति के बारे में। झूकोव के अनुसार 14 में से 5 अभियुक्तों पर प्रारंभिक पूछताछ के दौरान प्रताड़ना के स्पष्ट निशान थे। फिर भी इन पद्धतियों पर सवाल न उठाने का निर्णय जानबूझकर लिया गया क्योंकि मामला सर्वोच्च प्राथमिकता रखता था। हम यह नहीं होने दे सकते थे कि प्रक्रिया संबंधी तकनीकीताएं इस ऐतिहासिक महत्व वाले मुकदमे को कमजोर करें, उन्होंने लिखा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जो लोग एक साथ न्याय और प्रतिशोध की खोज कर रहे थे, उनके भीतर किस प्रकार की अंतर्विरोधी उलझनें थीं। एक विशेष रूप से खुलासा करने वाला दस्तावेज जो जर्मन सैन्य अभिलेखों से प्राप्त हुआ, यह दर्शाता है कि योहान रिहर्ट ने फरवरी 1944 में बेलारूस में अपने कमांड से मुक्त किए जाने की मांग की थी, यह कहते हुए कि नागरिक आबादी के प्रति अत्यधिक कठोर तरीके सैन्य उद्देश्यों के लिए प्रतिकूल हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अनुरोध को न केवल ठुकरा दिया बल्कि कमजोरी दिखाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी भी दी। यह दस्तावेज, जो रिहर्ट की जिम्मेदारी को कम करने में सहायक हो सकता था, सोवियत अभियोजन द्वारा जानबूझकर मुकदमे से बाहर रखा गया। इस मुकदमे का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव सामान्यतः माने जाने से कहीं अधिक गहरा था। अर्जेंटीना में, जहां नाजी युद्ध अपराधियों के लिए गुप्त भागने के नेटवर्क बनना शुरू हो गए थे, मिन्स्क की फांसी की व्यापक मीडिया कवरेज ने एसएस अधिकारियों के लिए झूठी पहचान बनाने के प्रयासों को तेज कर दिया। अर्जेंटीना की खुफिया सेवा के सार्वजनिक किए गए दस्तावेज बताते हैं कि कम से कम 16 अधिकारी जिन्होंने पूर्वी मोर्चे पर सेवा की थी, मिन्स्क की तस्वीरें देखने के बाद यूरोप से अपनी निकासी की योजना को तेजी से अंजाम देने लगे, भयभीत कि उनका भी वही अंजाम होगा। मुकदमे के पर्यवेक्षकों में एक युवा सोवियत अभियोजक रोमन रुडेनको भी शामिल थे, जिन्होंने प्रक्रिया के बारे में विस्तार से नोट्स बनाए। बाद में वे न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स में सोवियत पक्ष के प्रमुख अभियोजक बने और मिन्स्क प्रक्रिया के दौरान सीखी गई गवाही प्रस्तुत करने और पूछताछ की तकनीकों को वहां इस्तेमाल किया। फांसियों से संबंधित तकनीकी विवरण, जो आधिकारिक रिपोर्टों में नहीं थे लेकिन एनकेवीडी की आंतरिक फाइलों में दर्ज किए गए थे, इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई भयानक विशेषज्ञता को उजागर करते हैं। मास्को से 3 अनुभवी जल्लादों की एक विशेष टीम को बुलाया गया था ताकि फांसियों को प्रभावी और बिना गड़बड़ी के अंजाम दिया जा सके। जिन रस्सियों का प्रयोग हुआ उन्हें विशेष रसायन में डुबोया गया था ताकि अत्यधिक ठंड में वे जमे नहीं, और प्रत्येक दोषी के वजन के अनुसार उनकी लंबाई को इस तरह समायोजित किया गया था कि गला घोंटने की बजाय गर्दन टूटने से त्वरित मृत्यु हो सके। उन गार्डों की गवाही के अनुसार जिन्होंने दोषियों को स्थानांतरित किया, 3 ने फांसी से 1 रात पहले आत्महत्या करने का प्रयास किया। फ्रेडरिक येकेलन ने अपने बिस्तर से धातु का एक टुकड़ा निकालकर नसें काटने की कोशिश की, जबकि 2 कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कपड़ों की पट्टियों से खुद को फांसी लगाने की कोशिश की। ये प्रयास असफल हुए क्योंकि विशेष रूप से आदेशित लगातार निगरानी ने यह सुनिश्चित किया कि वे जनता के न्याय से भागने में सफल न हों। अंततः मिन्स्क में नाजी अधिकारियों का मुकदमा और सार्वजनिक फांसी युद्धोत्तर न्याय के इतिहास में एक ऐसा मूलभूत परंतु अस्पष्ट अध्याय बना रहा, जो एक और भीषण अपराधों को दंडित करने के वैध संकल्प को दर्शाता है, तो दूसरी ओर यह भी दर्शाता है कि जब मानवता की सीमाएं पार हो चुकी हों, तब उनके उत्तर में प्रयुक्त न्याय के साधन भी कई बार नैतिक और विधिक विरोधाभासों से घिरे रहते हैं।